तो बच्चों आज का जो सेशन है उसमें मैंने जो है बहुत सारे हिंदी के टॉपिक से अलग अलग टॉपिक से जो है क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। और उसको मैं आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करने वाली हूँ। सो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से भी संबंधित है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है वो आगे पूछे जाएं, है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। आपके स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा होगा प्रश्न संख्या 1, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आप लोग रीड करिए। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। बच्चों मैंने ये आपको प्रीवियस जो है क्लास में बताया था कि जब मैं समास पढ़ा रही थी तो उसका डिफिनीसन में बताई थी, उसका मीनिंग भी बताई थी कि समास का मीनिंग जो होता है, अर्थ होता है, वो होता है संक्षेप करना, है ना, संक्षेपण। और उसका परिभाषा भी मैंने बताया था। उसकी परिभाषा क्या होती है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए जो नए एक सार्थक शब्द होते हैं, है ना, वो समास कहलाते हैं, ठीक है। या दो से अधिक पदों का मेल जो है समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संधि, समास, अव्यय और छंद। सो बच्चों आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ आंसर, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समास, है ना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, समास कहते हैं। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। समास का जो है मीनिंग क्या होता है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है, मैं अभी बताई हूँ और मैं पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ, है ना। सो बताइए समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। अगर आप लोग थोड़े से जो है पीछे जाएंगे, है ना, या अपने दिमाग पर जोर डालें तो आप लोग को पता चल जाएगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बच्चों समास का शाब्दिक अर्थ मैं आप लोग को शुरू से बता रही हूँ, है ना, कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है बच्चों वो संक्षेप होता है ना। संक्षिप्त करना मीन्स छोटा करना, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप करना, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी, संक्षेप करना। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, है ना। आज का सेशन मजा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं करवा चुकी हूँ, है ना। यूँ कहें तो ये एक रिवीजन क्लासेस है और रिवीजन क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। वो कब इम्पोर्टेंट होता है, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भाषा की सबसे छोटी, है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, है ना। भाषा जो है वो किस सबसे छोटी यूनिट से बनती है, कोई भी भाषा, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो हम लोग वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जी, तो हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वर्ण, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में पहुंच गए हैं बच्चों। हाँ, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, बताइए। कंठ वर्ण कौन है जी, कंठ वर्ण वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ से है ना, या कंठ से होता है, जिसका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, वैसे वर्ण को कंठ ध्वनियाँ या कंठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क, ख, य, र, च, ज, ट, न। बताइए कंठ ध्वनियाँ कौन है बच्चों। आप लोग को मैं बताई थी जब वर्ण पढ़ाई थी तो डिटेल में, है ना, कि जो कखा गगा होता है बच्चों वो कंठ से होता है, चछा जझा तालु से होता है ना, डठा डडा
मूर्धा से होता है, तथा तथा दंत से होता है, और पपवा ओष्ठ से होता है। ठीक है, ये अंदर से बाहर की ओर और क से लेकर म तक मैं ऐसा बता चुकी हूँ। यानी कि कंठ ध्वनियाँ कौन कहलाएगी जी? जिसका उच्चारण कंठ से होगा। और इन निम्नलिखित में से जो है क और ख का उच्चारण कंठ से होता है। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। ऑप्शन ए जो है बच्चों इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, है ना। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? बताइए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? चलिए बच्चों बताइए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, जिसको अल्प प्राण मीन्स कि जिसको बोलने में जो है कम प्राण वायु लगता है ना, बहुत कम लगता है। तो बताइए ऐसा वर्ण कौन कौन है? तो बच्चों इसका राइट आ क ग थ ध फ भ, है ना। ऐसे इसका राइट आंसर तो आ होगा, लेकिन क ग भी होगा। ठीक है, सो बच्चों इसका राइट आंसर हम लोग लगाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए, का आ और आ, है ना। आ और आ जो है बच्चों अल्प प्राण वर्ण के उदाहरण है, क्योंकि इसको बोलने में बहुत ही कम टाइम लगता है, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6, छ, छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है जी? बताइए, छ को जो है मुख के किस भाग से हम लोग उच्चारित करते हैं बच्चों? ऑप्शन ए है दंत, बी ओष्ठ, सी तालव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैं बताई थी कि क ख ग घ कंठ, और उसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे यानी च छ ज झ तालु, यानी कि तालव्य, है ना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। यानी कि जो छ ध्वनि का उच्चारण है बच्चों वो किससे होगा? तालु से होगा, है ना। तो तब तालु से होगा तो इसको तालव्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है जी, है ना। बताइए किस भाषा परिवार की भाषा है हिंदी? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। मैं आप लोग को शुरू में ही बता चुकी थी, जिस समय मैं भाषा और वर्ण पढ़ाई थी उस समय मैं आप लोग को इसके बारे में डिटेल में बताई थी, है ना, कि जो हिंदी है बच्चों ये भारत और यूरोप, है ना, यूरोप के देशों में भी जो है ये यही मतलब हिंदी नहीं, यूँ कहें कि आर्य भाषा को जैसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, है ना। तो एक जो भाषा भारत चल के आया इससे भार, और कुछ भाषा जो है इसी का कुछ पार्ट यूरोप गया, यानी कि यूरोपीय। तो भा और यूरोपीय मिलके बन गया भारोपीय। ठीक है, और हिंदी जो है भारोपीय ही परिवार का भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा जो है भारोपीय परिवार का ही सदस्य है। ठीक है, जबकि द्रविड़, ये जो सेकंड में ऑप्शन में जो द्रविड़ है बच्चों, ये द्रविड़ का जो है भाषा कौन कौन है? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है ना। चीनी तिब्बती का भाषा बच्चों चीनी है, तिब्बती है ना, जो चाइना में बोले जाते हैं, ये सब भाषा है। ठीक है, ऑस्ट्रिक मीन्स की जो ऑस्ट्रेलिया तरफ उधर बोले जाते हैं ना, दूसरे अफ्रीका महादेश में उस टाइप के उधर के भाषा हैं। ठीक है, और भारोपियों में जितने भी भाषाएं हैं वो एशिया महादेश में बोली जाती है, जैसे कि हिंदी हो गया, है ना। अंग्रेजी भी भारोपीय का ही एक भाषा है, अंग्रेजी जो है भारोपीय भाषा परिवार का ही भाषा है। सो हिंदी अगर कभी भी पूछ दे बच्चों तो कहना है कि ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ है? बताइए, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, सॉरी कब नहीं, किससे हुआ है? रियली सॉरी, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या वैदिक संस्कृत से। बताइए किससे हुआ हिंदी का जन्म? नहीं पता? तो सुन लीजिए, हिंदी का जन्म जो है बच्चों वो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है,
हिंदी का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश में भी कौन अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी से हुआ है। किससे हुआ है जी? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म या विकास हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किससे? अपभ्रंश से, है ना। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 9, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताओ, भारत में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? या यूँ कहे तो संवैधानिक रूप से हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? बताइए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि संवैधानिक रूप से जो है भारत की हिंदी जो है वो राजभाषा है बच्चों, राष्ट्रभाषा नहीं है। वो क्या है? राजभाषा, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी जो है क्या है जी? राजभाषा है। ठीक है, अनुच्छेद किसके अनुसार है जी? 343 के अनुसार, आर्टिकल 343 के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? मतलब संस्कृत की अपभ्रंश है, संस्कृत से वो बिगड़ के निकली है। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। चलिए बताइए। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन है बच्चों? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। चलिए बच्चों बताइए, नहीं पता? सो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। ठीक है, जो ब्रज भाषा है ना, ब्रज की बोली जो है वो संस्कृत भाषा से ही निकली है ना। संस्कृत भाषा से ही वो विशुद्ध रूप से होकर निकली है, ब्रज भाषा के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है ना? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो मैं बता दूं कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है बच्चों वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है बच्चों, ब्राह्मी लिपि ही आगे चल के जो है नागरी बनी। ठीक है, नागरी लिपि, और फिर ये नागरी बनी आगे चलकर देवनागरी। ठीक है, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी को लिखने के लिए, है ना, देवनागरी लिपि। ठीक है, तो जो भारत के मोस्ट ऑफ लैंग्वेज हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही निकले हैं, है ना, ब्राह्मी लिपि से ही लिखा जाता था, है ना। धीरे धीरे ये मॉडिफाई होके नागरी, फिर देवनागरी, इस तरीके से आज हमारे समक्ष जो है ये देवनागरी के रूप में मौजूद है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, शुद्ध वर्तनी, इसमें कौन सा शब्द है उन्नति जो है किस तरीके से सही रूप में लिखा जाएगा? तो बच्चों मैं बता दूं, उन्नति जो है आपका इस तरीके से सही रूप में लिखा जाता है। ठीक है, उन्नति, समझ में आया? इसमें किसका इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी में ना 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 संयुक्त है। ठीक है, उन्नति। तो बताओ इस तरीके से किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? बच्चों इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, देख सकते हो, है ना जी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्नति, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्नति। ठीक है, उन्नति मतलब विकास करना, इस तरीके से लिखाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, यह रास्ता द्रुग्म है, ये द्रुग्म गलत लिखा हुआ है, सावधानी से चले। तो बताइए यहाँ पे द्रुग्म जो है बच्चों गलत लिखा हुआ है, तो सही दुर्गम कैसे लिखाएगा? द्रुग्म नहीं होता है, दुर्गम होता है, दुर्गम मतलब कठिन, है ना। तो दुर्गम कैसे लिखाता है? तो बच्चों दुर्गम जो है द हर्षुकार दू, ग और माँ पर जो है हलंत लगता है। ठीक है,
क्या लगता है वहाँ पर, सॉरी गा पर क्या लगता है, हलंत लगता है, रे रा वाला जो है रेफ लगता है, दुर्गम। बताइए इस तरीके से दुर्गम किस ऑप्शन में लिखा हुआ है जी, ए बी सी या डी? तो ये लिखा हुआ है बच्चों ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? हम लोग पहले पढ़े दो शब्दों के मेल से तो समास कहलाया, लेकिन ध्यान दीजिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे जी? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय कहेंगे। तो बच्चों जहाँ दो वर्णों का मेल होता है वहाँ पे संधि का निर्माण होता है। वहाँ क्या होता है जी? संधि का निर्माण। मीन्स कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, संधि। ठीक है, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो है संधि का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, दो वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है जी? संधि का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो बच्चों संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? सबसे पहला स्वर संधि, ठीक है, दूसरा व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, तीसरा विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो 3 तरह के संधि, यानी 3 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद करिए। निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद करें। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निर प्लस अर्थक, निराजोर अर्थक, निर्जोर अर्थक, निराजोर अर्थक। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों निरर्थक का सही संधि विच्छेद जो होता है निह जोड़ अर्थक होता है। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? विसर्ग संधि का उदाहरण। बताइए इस टाइप के ऑप्शन किस जो है इस टाइप के जो लिखा हुआ है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है बच्चों? बताओ, वही आपका राइट आंसर होगा, नि प्लस अर्थक, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्या है जी? राइट आंसर है। ठीक है, निह जोड़ अर्थक निरर्थक। ध्यान से देख लीजिए, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सारे प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, स्वर संधि के कितने भेद हैं? बताओ, स्वर संधि के बच्चों कितने भेद हैं? ठीक है, बताइए स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 7? आप लोग को पता होना चाहिए कि स्वर संधि के टोटल 5 भेद हैं, है ना। कौन कौन है? तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ एक बार। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और लास्ट आयादि। ठीक है, यही 5 भेद है दीर्घ संधि का, स्वर संधि का, सॉरी। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 किस ऑप्शन में बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद। घुड़दौड़ का जी क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, ए बी सी और डी। चलिए जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? घुड़ प्लस दौड़, घोड़ जोड़ दौड़, घोड़ा जोड़ दौड़ या नन ऑफ दिस? क्या होगा सही जी? तो देखिए मैं घुड़दौड़ का जो है इसका सही संधि विच्छेद करके बताती हूँ बच्चों। इसका होता है घोड़ा प्लस दौड़। ठीक है, घोड़ा का दौड़ ही क्या कहलाता है? घुड़दौड़ कहलाता है।
बताइए इस तरह का ऑप्शन है दिया हुआ? बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी जी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घुड़दौड़। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। समझ में आ रही है बातें? महोदय, महोदय का सही संधि विच्छेद करिए। महोदय का सही संधि विच्छेद करिए। महोजोर दय, महाजोर ओदय, महानजोर उदय, महाजोर उदय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? महोदय कौन सा संधि है? एक पहिया ऊपर बच्चों, कौन संधि है जी? गुण संधि है। कौन सा संधि है बच्चों? गुण संधि है। इसका होता है बच्चों महा जोड़ उदय। ये बनता है क्या बच्चों? महो। ठीक है, अब बताइए इस टाइप के ऑप्शन किस में दिया हुआ है? जो महाजोर उदय, ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महाजोर उदय महोदय। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर है, अंतिम प्रश्न ये हमारा, है ना। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? बताइए बच्चों, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है बच्चों शब्द के आदि में, है ना, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। आदि का मतलब बच्चों शुरू होता है, प्रारंभ में, है ना, शुरू में। आदि का मतलब जो है शुरू, या फिर शब्द के शुरू में, या शब्द के बीच में, या शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग यानी प्रीफिक्स ये जो है किसी शब्द के शुरू में लगता है ना जी, मीन्स कि शब्द के आदि में लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, है ना, शब्द के आदि में, यानी कि शब्द के शुरू में। ठीक है बच्चों।